Today's my topic is in absorption. Absorption is in topic of the pharmacology. It is in comes under the part of pharmacokinetic. That means movement of drug इनसाइड द बॉडी। इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का मतलब हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का मूवमेंट किस प्रकार से होता है, उसमें से एक जो पार्ट है वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवशोषण। एब्जॉर्प्शन को उसको परिभाषित कैसे किया जा सकता है या उसको डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग। एब्जॉर्प्शन इज एन प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसका मतलब ये है कि जहां से हम लोग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है जिस रूट से हम लोग ड्रग को लेते हैं वहां से ड्रग का सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना, मतलब इट इज एन प्रोसेस। यह एक क्या है, अभिक्रिया है। एब्जॉर्प्शन इज एन प्रोसेस। ये क्या है, एक प्रोसेस है या एक प्रक्रिया है या एक अभिक्रिया है जिसके अंदर हम लोग साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या है कि जिस रूट से या जिस पाथवे से हम लोग किसको ड्रग को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहे हैं से लेके ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन, जिसका मतलब होता है ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है ब्लड। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को पहुंचाना, ये क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। इसमें एक चीज और है कि एब्जॉर्प्शन के लिए नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज, सिर्फ और सिर्फ न ही हम लोग जो डोज एडमिनिस्टर्ड करते हैं वही डिपेंड नहीं करता, उसके अलावा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, जो रेट है या जो दर है, क्या है, जो दर है, ये डोज तो निर्भर करता ही। डोज मतलब कितना अमाउंट हम लोग या कितनी मात्रा, कितनी मात्रा में ड्रग या दवाई या मेडिसिन हम लोग कितनी मात्रा में एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं, वो तो निर्भर करता है इस एब्जॉर्प्शन के ऊपर। इसके अलावा एक होता है उसका रेट मतलब होता है उसका दर, मतलब अवशोषण होने की दर। मतलब एक साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जहां से हम लोग लेते हैं वहां से लेके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड को पहुंचाने तक की अभिक्रिया कितने दर से हो रही है, वो भी इस एब्जॉर्प्शन को डिपेंड करता है। ये इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक होता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फैक्टर्स मतलब कारक। फैक्टर मतलब कारक that modifies or affects the absorption। अब ऐसे हम लोग कारक देखते हैं या ऐसे कुछ फैक्टर्स देखते हैं जो हमारे अवशोषण को या एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला कारक आएगा पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज का मतलब होता है किसी भी कण का साइज, किसी भी चीज का या ड्रग के कण का साइज या कोई भी डोसेज फॉर्म ले रहे हैं तो उसके कण का साइज। जितना हम लोग स्मॉलर द पार्टिकल साइज, greater the absorption। इसका मतलब ये है कि कण का साइज या पार्टिकल का साइज, जो ड्रग हम लोग एडमिनिस्टर्ड कर रहे हैं उस ड्रग का साइज जितना छोटा होगा उतने ही अच्छे से एब्जॉर्प्शन या अवशोषण उस ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर में होगा। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि टैबलेट के अंदर, टैबलेट जो बना होता है वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट से मिलकर बना हुआ होता है। तो जो टैबलेट्स के अंदर
क्या रहते हैं, पार्टिकल्स रहते हैं, और वो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं वो एग्रीगेट से क्या रहते हैं, मिलके बने हुए रहते हैं। तो वो जब टेबलेट बॉडी के अंदर जाता है, बॉडी के अंदर जाएगा, तो वो जब हमारी बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा तब वो क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। मतलब क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब ये हमारी बॉडी के अंदर टूटेगा। तो इसको टूटने के लिए अब टेबलेट का साइज, अगर मान लो टेबलेट में जो पार्टिकल्स, ड्रग के पार्टिकल्स डले हुए हैं, उसका साइज क्या है, बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा है। तो पार्टिकल साइज बड़ा बड़ा है तो उसके एग्रीगेट्स भी बनेंगे, वो बड़ा बनेगा, और इस बड़े पार्टिकल को टूटने में ज्यादा समय लगेगा। वहीं हम लोग कंपेयर करें लिक्विड से, जैसे कि सिरप में, तो सिरप में जो पार्टिकल साइज होगा वो ऑलरेडी हम लोग सिरप के छोटे छोटे ड्रग के कण मिला के देते हैं, तो उसके एग्रीगेट्स का साइज छोटा होगा, तो वो जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा या अवशोषित हो जाएगा। सेकेंड वन इज एक्वस सॉल्युबिलिटी। एक्वस सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है, एक्वस का मतलब होता है वाटर, सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है विलेयता। मतलब इसकी पानी में घुलनशीलता कितनी है, हमारे ड्रग की घुलनशीलता कितनी है, वो भी किसको प्रभावित करता है, हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को प्रभावित करता है। जैसे कि हम लोग ड्रग को सॉलिड फॉर्म में देते हैं, सॉलिड फॉर्म में देते हैं मतलब टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से, या हम लोग जो भी मटेरियल उसको जैसे कि वाटर के साथ या मिल्क के साथ, जिस भी फ्लूइड मटेरियल के साथ लेते हैं, तो उसके साथ वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है और एक्वस मटेरियल के साथ, ठीक है, जो हम लोग फ्लूइड लेते हैं उसके साथ एक्वस बाईफेज बना लेता है। इसका मतलब ये है, एक्वस बाईफेज का मतलब होता है कि दो लेयर बना लेगा, एक्वस बाईफेज बना लेगा, दो लेयर बना लेगा ड्रग के साथ, ठीक है। अब यहां से जो एब्जॉर्प्शन होगा, अवशोषण होगा, ठीक है, अब यहां से अवशोषण होगा ड्रग का। अगर मान लो इस फ्लूइड में ड्रग की, हमारे सॉलिड ड्रग्स की, ये अगर मान लो ड्रग है, ठीक है, तो इस ड्रग की सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता कम हुई, लो हुई, जैसे कि इसका एग्जांपल होता है एस्पिरिन। इस ड्रग की घुलनशीलता क्या हुई, इस लिक्विड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड में, या जो एक्वस मटेरियल जिसके थ्रू हम लोग बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो ये एक्वस बाईफेज प्रॉपरली नहीं बन पाएगा, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम लोग लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे ये जो सॉल्युबिलिटी है इस ड्रग का, जैसे कि कोई भी दूसरा ड्रग हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे, जैसे कि पैरासीटामोल का, ठीक है, पैरासीटामोल पीसीएम, जो कि वाटर में कैसा है, सोलेबल है, इसकी जो वाटर सॉल्युबिलिटी है वो कैसी है, हायर है। तो हायर वाटर सॉल्युबिलिटी है, इसके वजह से ये बॉडी फ्लूइड के साथ अच्छे से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, और बॉडी फ्लूइड के साथ अच्छे से घुलेगा, मतलब उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे तरीके से हो पाएगा। क्लियर। थर्ड जो फैक्टर है जो कि हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन, ड्रग के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को प्रभावित करता है, वो है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है आणविक भार। आणविक भार मतलब जो भी ड्रग ले रहे हैं उसका आणविक भार हमारे एब्जॉर्प्शन को कैसे प्रभावित करता है, ये हम लोग देखते हैं। जैसे कि अब हम लोग कोई भी मटेरियल ले रहे हैं, कोई ड्रग ले रहे हैं, जैसे कि अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन एक कंपाउंड है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर नंबर है 7 और मॉलिक्यूलर वेट है 14। अब लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर नंबर है 8 और मॉलिक्यूलर वेट है 16। तो इसमें से ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट वाला क्या हुआ, हेवी मॉलिक्यूलर वेट वाला ऑक्सीजन, और लो मॉलिक्यूलर वेट वाला क्या हुआ, नाइट्रोजन। तो ऐसे ही ड्रग मटेरियल के साथ भी हमारी बॉडी के अंदर होता है। डिफरेंट ड्रग्स हैव डिफरेंट, मतलब अलग अलग ड्रग्स का अलग अलग क्या होता है, आणविक भार होता है। जैसे इसको अगर मान लो मैं बोल दिया 250 हो गया एक ड्रग का, एक का 270 हो गया, एक का 300 हो गया। तो जिस ड्रग का आणविक भार जितना ज्यादा होगा उसको उतना ही समय एब्जॉर्प्शन होने में लगेगा। मतलब जितना भारी अणु
या जितना भारी वो ड्रग होगा या उसका आणविक भार जितना ज्यादा होगा उसको एब्जॉर्प्शन होने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा। इसका मतलब ये है कि कम मॉलिक्यूलर वेट वाला सब्सटेंस जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा और लो मॉलिक्यूलर मतलब हाई मॉलिक्यूलर वेट सब्सटेंस लेट एब्जॉर्ब होगा। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 4 जो हमारी बॉडी के अंदर जो ड्रग के अवशोषण है एब्जॉर्प्शन है उसको प्रभावित करता है उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी का हिंदी मतलब है रासायनिक स्थिरता। इसको बोलते हैं रासायनिक स्थिरता। जैसे कि कुछ हमारे स्टेबल ड्रग्स होते हैं और कुछ अनस्टेबल ड्रग होते हैं। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर और कुछ होता है अनस्थिर ड्रग। जो स्थिर ड्रग होते हैं वो टेम्परेचर के या एनवायरनमेंट के अफेक्ट में आने के बाद भी वो अफेक्टेड नहीं होते हैं या उनके साथ अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे ड्रग्स रहते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, वेरी सेंसिबल होते हैं, बहुत सेंसिबल होते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल कंडीशन में आने की वजह से उसको जो आसपास का इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलता है उस इन्वायरमेंटल कंडीशन में वो फेवरेबल नहीं होने के कारण वो इनएक्टिवेट हो जाता है। सो हमारी बॉडी के अंदर जो अनस्टेबल ड्रग्स होते हैं, अनस्टेबल जैसे कि मैं बताया 2 प्रकार के ड्रग्स होते हैं, एक स्टेबल ड्रग होता है, एक अनस्टेबल मतलब स्थिर और अनस्थिर प्रकार का। सो जो अनस्थिर प्रकार का या अनस्टेबल ड्रग होता है उसको जैसे ही हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो बॉडी के अंदर वो जीआई ट्रैक जिसको बोलते हैं हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, इफ वी आर टेकिंग फ्रॉम ओरल रूट, जैसे कि हम लोग किस रूट से ले रहे हैं, ओरल रूट से ले रहे हैं किसी भी ड्रग को, तो ये जीआई ट्रैक में जाने के बाद गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इसोफेगस से लेके रेक्टम तक के पार्ट को हम लोग बोलते हैं जीआई ट्रैक। इस जीआई ट्रैक के इन्वायरमेंट में जाने के बाद ये जो अनस्टेबल अस्थिर तो रहेगा लेकिन ये एक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा? एक्टिव मतलब इसके अंदर एक एक्टिविटी रहेगी जो वो हमारे शरीर को अपना कार्य दिखा सकता है। ये अनस्टेबल ड्रग बॉडी के अंदर बॉडी के इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंजेस होने के कारण इन्वायरमेंट उसको चेंज हो गया। ये अनस्टेबल ड्रग था, वो बॉडी के अंदर अलग इन्वायरमेंट मिला उसके वजह से, या जीआई ट्रैक के अंदर अलग इन्वायरमेंट मिलने की वजह से वो क्या हो जाता है, ये जो एक्टिव फॉर्म में रहता है वो इनएक्टिव हो जाता है। तो ऐसे भी हमारे ड्रग का एब्जॉर्प्शन, जो एक्टिव ड्रग का अवशोषण होना चाहिए था जहाँ पे, तो वो जीआई ट्रैक में जाने के बाद इनएक्टिव हो गया, तो इनएक्टिव ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से केमिकल स्टेबिलिटी भी या रासायनिक स्थिरता भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन या अवशोषण को प्रभावित करता है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग का हिंदी मतलब है ड्रग की सांद्रता। ड्रग की सांद्रता मतलब उस एक स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल की या उस स्पेसिफाइड ड्रग की या स्पेसिफाइड दवाई की जो जिसकी हमको जरूरत है उसकी मात्रा भी हमारी बॉडी के अंदर उसके अवशोषण को प्रभावित करती है। अब ये कैसे प्रभावित करती है वो मैं समझाता हूँ। जैसे कि हम लोग हमारी बॉडी के अंदर 500 mg ड्रग को इनटेक कर रहे हैं और एक टाइम में हम लोग 200 mg ड्रग को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 500 mg का कंसंट्रेशन, ड्रग का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब इस 500 mg ड्रग में ड्रग की कंसंट्रेशन अधिक होगा, ड्रग की सांद्रता कम होगी। इस 200 mg में ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा। तो जिस जिस डोसेज फॉर्म में, जैसे कि 500 mg का टेबलेट ले रहे हैं तो उस 500 mg टेबलेट में 500 mg अगर मान लो ड्रग है तो उस 500 mg ड्रग का हायर द कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता होने की वजह से ये क्या होगा, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। वहीं पे हम लोग एज कंपेयर टू इसका देखेंगे तो जिसकी सांद्रता कम होगी, जैसे कि इसका कंसंट्रेशन 200 mg है तो इसकी सांद्रता कम होगी तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, स्लो होगा या लो होगा, कम होगा या धीरे धीरे होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जिसकी ज्यादा सांद्रता होती है वो फेवर करता है किसको, एब्जॉर्प्शन को। मतलब जहां पे ड्रग की सांद्रता या ड्रग की कंसंट्रेशन जहां पे अधिक होगा वहां पे अधिक एब्जॉर्प्शन होगा, अधिक अवशोषण होगा, और जहां पे ड्रग की सांद्रता कम होगी, ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा, वहां पे
लो एब्जॉर्प्शन होगा या स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, स्लोली होगा और लो एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, इसका मतलब ये होता है कि जहां से हम लोग किसी भी ड्रग को क्या करवाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर हमारा ड्रग जो है वो अवशोषित होता है या एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, इसके लिए ये है कि जहां पे लार्ज होगा, जो एरिया है वो क्या होगा, लार्ज होगा, तो ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन, तो वहां से अवशोषण ज्यादा होगा या अधिक होगा। स्मॉल द एरिया स्मॉल होगा, लोअर द एब्जॉर्प्शन कम होगा। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि पानी को छानने के लिए हम लोग एक छोटी छन्नी लेते हैं और एक बड़ी छन्नी लेते हैं। ठीक है, एक छोटी छन्नी लेंगे तो उसमें से पानी को छानेंगे तो हम लोग को क्या इसमें टाइम लगेगा और एरिया कम है, इसी वजह से अगर मान लो 5 लीटर पानी को हम लोग को छानना है तो इसमें कम से कम 5 मिनट का टाइम या 2 मिनट का टाइम, जितना भी टाइम हम लोग को लगे वो टाइम लगेगा। वहीं उसी 5 लीटर को हम लोग इस बड़े वाले छन्नी से छानते हैं तो इसमें से क्या हो जाएगा, अच्छे से क्या होगा, जल्दी क्रॉस हो जाएगा और जल्दी से छन जाएगा। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर होता है कि जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा, एरिया जितना बड़ा मिलेगा हमारे ड्रग को, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, अवशोषित होगा या एब्जॉर्ब होगा। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं कि हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसको बोलते हैं छोटी आंत, उसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, लार्ज स्ट्रक्चर एज कंपेयर टू स्टमक के कंपेयर में वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है या सतह है उसका साइज क्या है, बड़ा है। तो हमारे स्टमक के कंपैरिजन में हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन क्या होगा, अधिक होगा एज कंपेयर टू स्टमक। मतलब जितना बड़ा एरिया मिलेगा उतना ही ज्यादा ड्रग का अवशोषण होगा और जितना कम एरिया होगा उतना ही कम एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होगा। नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग, या ड्रग के एब्जॉर्प्शन को या अवशोषण को प्रभावित करने वाला जो नेक्स्ट कारक है वो है ब्लड सप्लाई टू द एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब ये है कि जिस एरिया से ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है उस एरिया में ब्लड का सप्लाई कितना है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि यहाँ पे हम लोग एक रख देते हैं ड्रग को। ठीक है, यहाँ पे एक ड्रग को रख देते हैं, ये ड्रग का सप्लाई है, ये एक पाइपलाइन है जहां से ड्रग की सप्लाई हो रही है। या एक खेत का एग्जांपल ले लेते हैं, ये एक खेत है। ठीक है, ये एक खेत है, इस खेत में एक पानी जाने का रास्ता है, ये एक नली है, ये एक नाली हम लोग बना दिए हैं जिसमें से क्या होता है, पानी इसमें जाता है। अब यहाँ से हम लोग को खेत के अंदर दवाई को डालना है, तो इस पाइप से डालेंगे, इस पाइप से हम लोग इस पानी के थ्रू मिला के यहाँ से इस नली में डाल के इस पूरे खेत में क्या डालेंगे, पानी डालेंगे। तो होता क्या है, अगर मान लो इस नली में या इस नलिका से जो पानी बह रही है उसका जो मात्रा है वो बहुत कम है। क्या है, बहुत कम है, मतलब जो वाटर सप्लाई है वो बहुत क्या है, लो है। या और वाटर सप्लाई लो है मतलब यहाँ से पानी धीरे धीरे करके इस खेत में जाएगा, तो यहाँ से ड्रग का अमाउंट धीरे धीरे इस पानी में मिलेगा, तो ड्रग का कंसंट्रेशन या जो दवाई हम लोग को चाहिए खेत के लिए वो धीरे धीरे इस खेत में जाएगा। वहीं पे अगर मान लो इस खेत में जो पानी जाने का जो सोर्स है उसका जो स्पीड है वो अधिक मात्रा में रहेगी या क्वांटिटी, उस जो लिक्विड है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ये जल्दी फ्लो करेगा इस नहर से, और जल्दी फ्लो करने की वजह से यहाँ से ड्रग का जो मांग है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसमें जल्दी क्या होने लगेगा, मिलने लगेगा, इसमें जल्दी
मिलने लगेगा। तो सेम हमारी बॉडी के अंदर भी होता है। तो जहाँ से हमारी बॉडी के अंदर, अगर मान लो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया से हमारा ब्लड की कैपिलरीज क्या रहती है, अटैच रहती है, ठीक है। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर से यहाँ से ड्रग का अवशोषण, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से इस ड्रग का अवशोषण होना है। तो अगर मान लो ये ड्रग को अवशोषण होना है, तो इसमें इस जो कैपिलरी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पास से लगी है, उसमें ब्लड का फ्लो प्रॉपर है या ब्लड का फ्लो ग्रेटर है, अच्छे से ब्लड सप्लाई इसमें हो रही है, तो यहाँ से जो ड्रग अवशोषित होगा वो ड्रग को आगे बढ़ा देगा। और हमारा अगर मान लो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होगा, ब्लड अच्छे से फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो का रेट ज़्यादा अच्छे से नहीं रहेगा, लो रहेगा, ब्लड फ्लो का रेट लो रहेगा, तो यहाँ से ड्रग का अवशोषण का भी रेट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये है ग्रेटर द ब्लड फ्लो, ग्रेटर द एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि ज्यादा ब्लड फ्लो होगा तो ज्यादा अवशोषण होगा ड्रग का, और कम ब्लड फ्लो होगा तो कम अवशोषण होगा। नेक्स्ट है फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग। फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग का मतलब है ड्रग की भौतिक अवस्था क्या है। अब ड्रग की भौतिक अवस्था हम लोग जानते हैं, 11-12 से पढ़ रहे हैं, 3 अवस्थाएं होती है, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, मतलब ठोस, द्रव और गैस। तो इसी प्रकार से हमारे ड्रग का भी कुछ स्टेट होता है या कुछ भौतिक अवस्था होती है। जैसे ड्रग लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ड्रग गैसियस फॉर्म में अवेलेबल रहता है, ड्रग सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल रहता है। ये मोस्टली 3 फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। सो जो ड्रग लिक्विड फॉर्म में रहेगा, मतलब ऑलरेडी ये क्या है, लिक्विड है, मतलब एक लिक्विड है, लिक्विड। तो लिक्विड को लिक्विड में मिलाने से, लिक्विड को लिक्विड में मतलब कोई भी तरल पदार्थ में मिलाने के लिए कम समय लगेगा, गैस को लिक्विड के साथ मिलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, सॉलिड को भी लिक्विड के साथ मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो जिस ड्रग का नेचर लिक्विड होता है, मतलब जिस ड्रग की भौतिक अवस्था लिक्विड होती है, जैसे कि सिरप वगैरह हम लोग लेते हैं, तो सिरप में क्या रहता है, सिरप में ड्रग को लिक्विड फॉर्म में हम लोग मिला के डाल देते हैं, या जिस ड्रग की भौतिक अवस्था ही लिक्विडफाई होती है या लिक्विड अवस्था में ही रहती है, तो उसको लिक्विड फॉर्म में ही हम लोग क्या करते हैं, देते हैं, तो वो बॉडी के अंदर इजिली एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि आप सॉलिड लेंगे, सॉलिड क्या होगा, सॉलिड बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के साथ बॉडी फ्लूइड या बॉडी लिक्विड के साथ क्या होगा, मिक्स होगा, अच्छे से प्रॉपरली मिक्स होगा, बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स होगा, उसके बाद एब्जॉर्ब होगा, तो उसको समय लगेगा। सो जिसका जहाँ पे अब लिक्विड में ये होता है कि पार्टिकल का साइज जो है वो बहुत छोटा छोटा रहता है, महीन पार्टिकल्स रहते हैं। लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स के साइज दिखाई नहीं देते वहीं, लेकिन सॉलिड के अंदर पार्टिकल साइज दिखाई देते हैं। तो जिसका पार्टिकल साइज जितना छोटा होता है उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिक्विड का एब्जॉर्प्शन जल्दी होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड गैस, मतलब फिजिकल स्टेट भी इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंट। प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस का मतलब है कि जहां हम लोग ड्रग को दे रहे हैं या जिस ड्रग को हम लोग को बॉडी के अंदर लेना है, वहां पे कोई और मटेरियल तो पहले से प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि ये मोस्टली हम लोग को अफेक्ट करता है हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के साथ या ड्रग के ओरल एब्जॉर्प्शन के साथ ये फैक्टर बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। जैसे कि कुछ जैसे फूड्स रहते हैं, कुछ फूड्स क्या रहते हैं, कुछ ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को, अवशोषण को क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं हम लोग, तो डॉक्टर्स बोलते हैं कुछ मेडिसिन को खाना खाने के पहले खाना, कुछ मेडिसिन को खाली पेट खा लेना। तो इसका मतलब ये होता है कि ड्रग की कुछ भौतिक अवस्थाएं होती है, कुछ ड्रग्स क्या करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शंस करते हैं हमारे फूड के साथ भी।
फूड हमारे स्टमक में प्रेजेंट रहेगा तो एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करेगा, तो उस स्थिति में उस ड्रग का भी ब्रेक डाउन होने का क्या रहता है, चांसेस रहता है। उसके वजह से होता क्या है कि जो हमारा ड्रग है वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इसी वजह से प्रेजेंस ऑफ फूड या इन प्रेजेंस ऑफ फूड भी हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को या अवशोषण को प्रभावित करता है। जैसे कि इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। आयरन प्रिपरेशन जितना भी होता है, आयरन के टेबलेट या आयरन का सिरप जो भी हो, आयरन प्रिपरेशन को डॉक्टर बोलता है मिल्क के साथ नहीं लेना है। मतलब मिल्क के प्रेजेंस में जैसे ही हमने दूध पिया हुआ है, दूध पिए हुए सुबह या रात को सोने के समय, तो आयरन के प्रिपरेशन को उस टाइम पे हम लोग को नहीं लेना चाहिए। इससे होता क्या है, इस आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो क्या हो जाता है, डिलेड हो जाता है या लो हो जाता है। क्योंकि बिकॉज ऑफ इट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है एक जटिल पदार्थ बॉडी के अंदर जाके बना लेगा, जिससे उसको बॉडी में एब्जॉर्ब होने में या टूटने में बॉडी के अंदर समय लगेगा। इस वजह से वो क्या होता है, बॉडी के अंदर अवशोषित होने में टाइम लगता है या अवशोषित नहीं हो पाता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को या अवशोषण को प्रभावित करता है वो है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि किस पाथवे से उस ड्रग को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर क्या कर रहे हैं, इंजेस्ट कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी के अंदर उस ड्रग को ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रग ओवरऑल एब्जॉर्प्शन होके होता है कि एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में मैं बताया कि ड्रग को जिस रूट से लेते हैं वहां से वो कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड, और ब्लड के कौन से पार्ट में जाता है, प्लाज्मा। ब्लड के कौन से पार्ट में जाता है, प्लाज्मा। तो ड्रग के प्लाज्मा का मतलब प्लाज्मा में ही जाएगा ड्रग। तो ड्रग में कितना ड्रग प्लाज्मा में कितना उपस्थित है या प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, ये डिपेंड करता है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे और नेचर ऑफ ड्रग में। ड्रग की प्रकृति कैसी है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि हम लोग अगर मान लो पेरेंट्रल रूट लेते हैं, पेरेंट्रल का मतलब होता है पर एंट्रल, पर का मतलब होता है छोड़कर, एंट्रल मतलब किसको, इंटेस्टाइन को छोड़कर जिस रूट से हम लोग ड्रग लेते हैं पेरेंट्रल में मोस्टली आते हैं आईवी, आईएम, एससी मतलब इंजेक्शन फॉर्म। तो इसमें होता क्या है कि जैसे ही हम लोग ड्रग को देते हैं, चाहे आईवी रूट से लेंगे तो आईवी रूट से डायरेक्टली हम लोग ब्लड स्ट्रीम में मतलब प्लाज्मा में ड्रग को देते हैं, इंट्रामस्कुलरली देंगे तो मसल्स में देंगे तो मसल से सीधे कैपिलरीज में जाएगा, और कैपिलरी से ब्लड एब्जॉर्ब होकर किस में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में चलेगा जाएगा। सबक्यूटेनियस में भी सबक्यूटेनियस टिश्यू से मतलब सबक्यूटेनियस लेयर से ही हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा। सो ऐसे ही अगर मान लो हम लोग लेते हैं ओरल रूट, ठीक है, तो ये तो हो गया, इसका एब्जॉर्प्शन जो होगा वो फास्टर होगा। इसी के कंपैरिजन में हम लोग अगर मान लो ओरल रूट ले लेते हैं तो ओरल रूट में क्या होगा, सॉलिड डोसेज फॉर्म या लिक्विड डोसेज फॉर्म होगा, सॉलिड या लिक्विड डोसेज फॉर्म। तो ये क्या होगा, बॉडी के अंदर सबसे पहले जाएगा तो बॉडी फ्लूइड के साथ क्या होगा, पहले मिक्स होगा। बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स होने के बाद ये क्या होगा, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा। तो इसको समय लगेगा, मतलब किसमें जाने में, ब्लड स्ट्रीम में या प्लाज्मा में जाने में टाइम लगेगा। वैसे ही हम लोग अगर मान लो टॉपिकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मतलब लोकल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ले लेते हैं तो उसमें होगा क्या, टॉपिकली इसको अप्लाई करेंगे सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया में अप्लाई होने के बाद ये क्या करेगा, बॉडी के डिफरेंट 4 लेयर्स होते हैं, जो स्किन के 4 लेयर्स होते हैं, उसमें से क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो किस में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। तो एज कंपेयर टू पेरेंट्रल रूट, ओरल रूट और टॉपिकल रूट को क्या लगेगा, समय लगेगा। सो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल्सो अफेक्ट द ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड नेचर ऑफ ड्रग इज ऑल्सो अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग विच इज डिसीज कंडीशन। डिसीज कंडीशन का मतलब ये है
कि हमारी बॉडी में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन या पैथोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, वो भी क्या होता है, हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को या ड्रग के अवशोषण को प्रभावित करता है। जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जीआई ट्रैक में मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में किसी प्रकार का डिसीज कंडीशन हो गया। डिसीज कंडीशन मतलब अगर मान लो आपको हो गया है पेप्टिक अल्सर हो गया, मान लो पेप्टिक अल्सर हो गया, मतलब स्टमक के लेयर पे क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ गए हैं। तो उसके वजह से क्या होगा, स्टमक के लेयर में छाले पड़ जाने से, या हम लोग ले लेते हैं पेप्टिक अल्सर, इंटेस्टिनल अल्सर। तो इंटेस्टिनल अल्सर में होगा क्या कि इंटेस्टाइन के जो लेयर्स हैं उसके लेयर्स में क्या हो गए हैं, छाले पड़ गए हैं। अब इंटेस्टाइन से ड्रग एब्जॉर्ब नॉर्मली, जब इंटेस्टाइन नॉर्मल रहता है, उसके सेल या टिश्यू जो रहते हैं, उसके जो सरफेस के सेल टिश्यू रहते हैं वो नॉर्मल रहेगा, तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। अगर मान लो यहाँ पे डिसीज कंडीशन हो गया, इसका सेल और टिश्यू जो है, यहाँ का सेल और टिश्यू डिस्टर्ब है, तो यहाँ से ड्रग का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता। सो डिसीज कंडीशन ऑल्सो अफेक्ट द रूट ऑफ ड्रग मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को भी ये डिसीज कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर अफेक्ट करता है। सो ओवरऑल ड्रग एब्जॉर्प्शन के फार्माकोलॉजी में मतलब फार्माकोकाइनेटिक का पहला पार्ट जो है ADME हम लोग पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीजन। सो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करने वाले कारक यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करने वाले या फैक्टर मॉडिफाइंग या फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।